मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स ट्रेनिंग में। आज हम बात करेंगे शिक्षण के सिद्धांत के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने शिक्षण के अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकृति और उसके प्रकार के बारे में चर्चा किया है। आज हम शिक्षण के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण के सिद्धांत, जैसे कि हम जानते हैं कि शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। इसका मूल उद्देश्य बालक के व्यवहार में बदलाव लाना है। इसके लिए समय समय पर अनेक शिक्षण प्रविधियों का निर्माण शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाता रहा है। एक शिक्षक से यह उम्मीद की जाती है कि वह शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण के सामान्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांत तथा शिक्षा सूत्रों की आवश्यकतानुसार प्रयोग करेगा। इस संदर्भ में बर्टन महोदय ने कहा है कि शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया का साधन माना है। अतः उत्तम अधिगम की उत्पत्ति हेतु शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न कारकों, परिस्थितियों, आयोजन, घटकों का नियोजन एवं क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। शिक्षक इनका अनुसरण कर अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। शिक्षण के माध्यम से ही छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जिन सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है उसे हम शिक्षण के सिद्धांत कहते हैं। शिक्षण के सिद्धांत मूलतः 3 प्रकार के होते हैं: मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत और सामान्य सिद्धांत। हम लोग चलिए आइए जानते हैं क्रमशः मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत वे सिद्धांत होते हैं जिनका जन्म मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुए विभिन्न प्रयोगों व सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप हुआ है। यह शिक्षण सिद्धांत प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाता है। शिक्षण के कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत निम्न हैं, जैसे प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बलन का सिद्धांत। शिक्षण का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो शिक्षण के उपरांत भी चलता रहता है। इसमें बालक का मानसिक रूप से इस बात हेतु प्रोत्साहित किया जाता है कि वह सही उत्तर तक पहुंच सके। अगर बालक सही उत्तर तक पहुंच जाता है तो उसे पुनर्बलन के माध्यम से भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जहाँ तक हो सके हमें शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन का ही प्रयोग करना चाहिए। नकारात्मक पुनर्बलन के प्रयोग से बचना चाहिए। इससे बालक में सीखने की गति तेज हो जाती है। प्रतिपुष्टि या फीडबैक सदैव पुनर्बलन पर आधारित होता है। यह परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अगर हम कहें कि प्रतिपुष्टि या फीडबैक और पुनर्बलन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा। दूसरा, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरणा शिक्षण का यह सिद्धांत मनोविज्ञान के अधिगम का मेरुदंड है। शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में छात्र को विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु के प्रति अभिप्रेरित करना और उसमें रुचि उत्पन्न करना शिक्षक के लिए चुनौती भरा कार्य है। भाटिया का कथन उल्लेखनीय है। उनके अनुसार प्रेरणा बालक में रुचि पैदा करती है और जब वह एक विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है, उसमें दृढ़चित्त
हो जाता है, यानी कि वह उसमें लग जाता है पूरे मन से और कार्य करता है। इस तरह सीखने का कार्य सरल हो जाता है। तीसरा है सहानुभूति एवं सहयोग का सिद्धांत। इसमें शिक्षक छात्रों के साथ सक्रिय एवं सहानुभूति सहयोग रखते हुए उसकी मुश्किलों को सरल बनाकर अधिक प्रोत्साहन व अमूल्य सुझाव दे सकता है। ऐसा करने पर कक्षा का पूरा वातावरण प्रेरणादायक और सजीव बन जाता है। इसके बाद आता है सृजनात्मकता का सिद्धांत। सृजनात्मकता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक में शिक्षक के द्वारा ऐसी शिक्षण दिया जाता है जिसमें कि उसमें सृजनात्मकता का विकास होता है। वह नए नए चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक होता है और रोचक तथ्यों को बाहर लाता है। पांचवा है तत्परता का सिद्धांत। तत्परता, इस सिद्धांत का मुख्य आधार बालक की सीखने की उपयुक्त परिपक्वता है। मानसिक तत्परता के अभाव में छात्र भलीभांति सीखने में रुचि नहीं लेते। इस संदर्भ में पियाजे का कथन उल्लेखनीय है कि उनके अनुसार तत्परता से बालक के मनोवैज्ञानिक विकास तथा मानसिक विकास का संबंध होता है। अतः शिक्षक को शिक्षण के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक मानसिक रूप से शिक्षण विषय वस्तु को सीखने के लिए तैयार है या नहीं है। बालक की तत्परता का ध्यान रख शिक्षक को प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके बाद आता है समूह गतिशास्त्र का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक समूह में अधिक व आसानी से सीख सकता है। इसके बाद है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही छात्र प्रारंभ में बहुत चीज़ों के बारे में बिना बताए ही जान जाता है। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर वह पहचान, विभेद, प्रयोग तथा सामान्यीकरण करना सीख लेता है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने शिक्षण के समय छात्रों के ज्ञानेंद्रियों का आधार बनाए। इसके बाद स्व अधिगम का सिद्धांत। इस शिक्षण की प्रक्रिया सिद्धांत के अनुसार बालकों में एक ऐसे रुचि पैदा किया जाता है जिसमें कि वह स्वयं अधिगम पर जोर देता है। वह खुद सीखने के लिए स्वतंत्र रहता है और स्वयं अपने विचारों के अनुसार वह सीखने पर बल देता है। प्रभाव का सिद्धांत। इस सिद्धांत में छात्रों की संतुष्टि और असंतुष्टि को देखने का प्रयास किया जाता है। यदि छात्र अपने सीखने के कार्य संतुष्ट होता है तो छात्र के सीखने की प्रक्रिया पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है और छात्र उस कार्य को करने में अधिक रुचि लेने लगता है। यदि छात्र सीखने के कार्य से असंतुष्ट होता है तो वह सीखने की प्रक्रिया से अपने आप को दूर करने लगता है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह प्रभाव के सिद्धांत के अंतर्गत इस प्रकार से शिक्षण कार्य करे कि छात्र पर उसका धनात्मक प्रभाव पड़े और छात्र अधिक उल्लास के साथ सीखने में रुचि ले। इसके बाद आता है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। शिक्षक प्रतिभाशाली, पिछड़े बालक आदि की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करके उनके उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करता है। शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण सिद्धांत को अपनाकर सभी छात्रों को विषय वस्तु की सीख दे सकता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बाद हम बात करते हैं दार्शनिक सिद्धांत का।